नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन पर। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 41 क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म ने वृत्त चित्रखंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार जीता है वो जीता है ए नंबर डिकोडिंग शंकर ने। यह दोस्तों डिकोडिंग शंकर, जो कि शंकर महादेवन, जो कि भारत के एक संगीतकार हैं, इनकी इनके जीवन पे आधारित ये फिल्म है डिकोडिंग शंकर। और इसने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में ये पुरस्कार जीता है। अगले अगली जो फिल्म बात कर रहे हैं, ये हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे के लिए। असुरन के लिए धनुष जो कि साउथ इंडियन के सुपरस्टार हैं, साउथ फिल्मों के, उनको असुरन के लिए 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो इस तरह से आपका चारों कंप्लीट हो गया। डिकोडिंग शंकर महादेवन की है, हैप्पी बर्थडे के लिए अनुपम खेर को मिला है, असुरन के लिए धनुष को, और लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो ये जो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक थे, वो थे पहलवान बजरंग पूनिया, यानी डी नंबर आंसर सही होगा कि टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे वो थे पहलवान बजरंग पूनिया। यदि क्वेश्चन पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे, तो ये थे MC मैरी कॉम, जो कि एक मुक्केबाज हैं, और मणिप्रीत सिंह। यानी जो MC मैरी कॉम और मणिप्रीत सिंह हैं, ये दोनों भारतीय ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक थे। और ये जो रवि दहिया हैं, इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो ये जो राज्य बना है वो राज्य बना है उड़ीसा। यानी उड़ीसा वो राज्य बना है जो कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, और ये उड़ीसा का केंद्रपाड़ा जिला बना है। यानी उड़ीसा का जो केंद्रपाड़ा जिला है, वहाँ पे 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले जो कुलपति हैं उनको नियुक्त किया गया है कन्नम मल्लेश्वरी को। कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में आइए हम जान लेते हैं। कन्नम मल्लेश्वरी एक महिला भारोत्तोलक है, जो कि सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था, और ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था। यानी ये भारत की पहली महिला थी कन्नम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था, तो वो कौन थी? कन्नम मल्लेश्वरी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये जो कोच्चिन एयरपोर्ट है, इसको रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोच्चिन, सबको मालूम है कि कोच्चिन केरला में स्थित है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो वो है कोच्चिन एयरपोर्ट। ठीक है, इसमें चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापान के जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है पत्रकार पी साईनाथ को। पत्रकार पी साईनाथ को जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है, जो कि पत्रकारों को दिया जाता है, उसके लिए सम्मानित किया गया। इनका पी साईनाथ का पूरा नाम है पालागुम्मी साईनाथ। और इससे पहले इसमें कुछ और पत्रकार हैं जो
रवीश कुमार है। रवीश कुमार ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं। ये जो रोहित सरदाना है ये आज तक के पत्रकार थे जिनकी कोरोना के कारण डेथ हो गई थी। और इसमें जो मोहित चौहान के बारे में दिया गया है, मोहित चौहान ये गायक हैं जो इन्होंने थीम सॉन्ग गाया है भारतीय खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए। यानी जो भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने वाले थे उनको प्रेरित करने के लिए मोहित चौहान ने गाना गाया, थीम सॉन्ग गाया था, तू लक्ष्य तेरा स्नेह है। इसको इन्होंने आवाज़ दी थी और ये एक गायक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान ये दिया गया है पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। यानी ये पूर्व में भारत के रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व भारत के शिक्षा मंत्री थे। और यदि पूछता है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। आइए और जो किरण रिजिजू के बारे में भी जान लेते हैं। किरण रिजिजू जो हैं ये कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। और जो गजेंद्र शेखावत की बात करते हैं तो ये जो गजेंद्र शेखावत है ये जल शक्ति मंत्रालय यानी जल शक्ति मंत्री हैं हमारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है। तो ये जो सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल की हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। यानी दुनिया में सबसे कितनी बार चढ़ा ये इन्होंने 25 बार। यानी ये 25 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली व्यक्ति बन गई हैं। इससे पहले अप्पा शेरपा और फुरबा तासी शेरपा 23 बार ये चढ़ चुके हैं। यानी जो इससे पहले अप्पा शेरपा यानी दूसरे नंबर पे कौन है, अप्पा शेरपा और फुरबा तासी शेरपा। और जो सबसे ज़्यादा चढ़ाई करने वाली बन गई हैं वो कामी रीता शेरपा बन गई हैं। चलिए आज इसमें कुछ और बारे में दिया जाए। अवनी लेखरा के बारे में हम जानते हैं कि अवनी लेखरा एक पैरा एथलेटिक्स है और ये पैरा ओलंपिक में भारतीय जो समापन समारोह था उसमें भारतीय दल की ध्वजावाहक थी। और इन्होंने भारत के लिए पैरा ओलंपिक में पहला जो है इन्होंने स्वर्ण जीता था। पहला स्वर्ण जीता था और इन्होंने एक कांस्य पदक भी जीता है भारत के लिए। यानी ये डबल उन्होंने जीता है। प्रणीति नायक जो है ये दीपा कर्माकर के बाद दूसरी ओलंपिक जिम्नास्ट बनी है। प्रणीति नायक ओलंपिक में भाग लेने वाली। और भवानी देवी के बारे में तो सबको जानता है कि तलवारबाजी में भारत की पहली खिलाड़ी है। भवानी देवी जो है तलवारबाजी में भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। यानी जो प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने। इससे पहले यदि बात करें तो जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे वो थे HL दत्तू। तो इन्होंने प्रफुल्ल चंद्र पंत ने HL दत्तू का स्थान लिया है। यानी जो प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं वो HL दत्तू के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कौन सा राज्य ने किया है। यानी जो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है तो वो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की और यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में डाले गए थे उस जेल के बारे में लोगों को जागरूक किया, मतलब बताया जाएगा कि यहाँ पे ये स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में डाला गया था और उनको उनको महाराष्ट्र सरकार जो है लोगों को मतलब एक पर्यटन के रूप में इसको विकसित करना चाहती है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने
वहाँ पे जेल पर्यटन की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले ऐप की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने की है? तो ये जो फिश वाले ऐप की शुरुआत की है वो की है असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने ये छोटे व्यापारियों को बिचौलियों से बचाने के लिए किया है। यानी असम राज्य सरकार ने ये छोटे जो व्यापारी हैं वहाँ के, उनको बिचौलियों से बचाने के लिए असम राज्य सरकार ने क्या किया है, फिश वाले ऐप की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को। सत्यनारायण प्रधान की बात कर लेते हैं। सत्यनारायण प्रधान इससे पहले एनडीआरएफ के डीजी थे। किस चीज़ के? एनडीआरएफ के डीजी थे। और ये अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। राकेश अस्थाना की बात करते हैं तो राकेश अस्थाना दिल्ली के क्या है, अभी इनको पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। सिलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के चीफ बनाए गए हैं। चलिए ठीक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सत्यनारायण प्रधान। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? यानी थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। G20 के लिए किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। किसे नियुक्त किया गया है? तो G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया था पीयूष गोयल को, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य और कपड़ा मंत्री भी हैं। क्या है ये? वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं और कपड़ा मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। और इनको G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। शेरपा क्या होता है? शेरपा के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो ये भारत सरकार के प्रतिनिधि थे G20 शिखर सम्मेलन में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये वर्चुअली हुआ था। ठीक है, ये वर्चुअली सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्रिक्स का, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है? तो जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है, ये चुना गया है एलन मस्क को। यानी एलन मस्क को जो है 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और इससे पहले हम लोग बात कर लें तो पिछले साल 2020 में किसको चुना गया था? कमला हैरिस और जो बाइडेन को संयुक्त रूप से 2020 के लिए चुना गया था। तो 2020 के लिए संयुक्त रूप से कमला हैरिस और जो बाइडेन को क्या है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, और एलन मस्क को 2021 के लिए चुना गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वेटलैंड को देश के 47वें रामरस साइट के रूप में मान्यता पर दी गई है? यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा वेटलैंड है जिसको 47वें रामरस साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो है आपका हैदरपुर वेटलैंड। यानी जो हैदरपुर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश का, इसको 47वें रामरस साइट के रूप में मान्यता दी गई है। और इसके बाद में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो यूपी का 9वां स्थल रामरस सूची में शामिल हो गया। यानी जो हैदरपुर वेटलैंड है ये यूपी का 9वां वेटलैंड बन गया है, जो कि हैदरपुर 9वां वेटलैंड यूपी का रामरस साइट की सूची में शामिल हो गया है। 9वां ये आपका बन गया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है अगला, किसे वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी जो 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है डेमन गलगुड को।
यानी जो डेमन गलगुट हैं ये इनको 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बारे में कुछ नीचे तथ्य भी हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगला जो है क्या है कि जो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास को उनके उपन्यास द प्रोमिस के लिए दिया गया है। यानी जो ये डेमन गुलगुट हैं ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं और इनको उनके उपन्यासकार द प्रोमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं असगर वजाहत। असगर वजाहत को पुस्तक महाबली के लिए व्यास सम्मान 2021 दिया गया है। यानी असगर वजाहत को जो कि भारतीय लेखक हैं इनको पुरस्कार पुस्तक महाबली के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। डेविड डियोप को उनके पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मैन बुकर, यानी जो बुकर पुरस्कार डेमन गुलगुट को और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है डेविड डियोप को। ठीक है। और एक उसमें और ये था क्या, नितिन राकेश और जेरी विंड। नितिन राकेश और जेरी विंड के बारे में बात करें तो नितिन राकेश और जेरी विंड को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। यानी 2021 का इनको नितिन राकेश और जेरी विड को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी जिसका निर्माण भारत में हुआ है भारतीय नौसेना को सौंपा गया, उसका नाम क्या है। यानी जो स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है जो कि भारतीय नौसेना में हाल ही में सौंपी गई है उसका नाम है INS वेला। INS वेला ये चौथी पनडुब्बी है जो कि भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। इससे पहले जो है तीन पनडुब्बी पहले जो सौंपी जा चुकी है भारतीय नौसेना की, वो है कौन, INS कलवारी, INS खंडेरी और INS कनरेंज। आइए कुछ डिटेल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। INS वेला इसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है। कुल 6 पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना है। यानी ये जो भारत में निर्माण किया जा रहा है पनडुब्बियों को, और ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 हम लोग ने हर जगह सुना होगा, तो इसी के प्रोजेक्ट 75 के तहत इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो चौथी है INS वेला है, और इसके पहले जो है 3 जो है INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। और इसके तहत कुल कितने पनडुब्बियों को शामिल करने की है, तो 6 पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा प्रोजेक्ट 75 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस की तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है हर वर्ष, तो ये मनाया जाता है आपको 25 नवंबर को। यदि बात करें कि 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। यानी इस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, 1 तारीख को। 14 सितंबर को सबको जानते हैं कि क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो जो हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया वो खोला गया है तंजावुर, तमिलनाडु में। और ये FCI और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यानी जो पीयूष गोयल हैं, ये इनके द्वारा वर्चुअल इसका उद्घाटन किया गया है। और ये FCI और जो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय है उसके सहयोग से ये खोला गया है। चलिए ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वर्चुअल उद्घाटन पीयूष गोयल द्वारा किया गया है जो कि केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी SDG शहरी सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा। तो ये जो नीति आयोग द्वारा SDG शहरी सूचकांक जारी किया गया इसमें पहले स्थान पे रहा है शिमला रहा है, और इसमें टोटल 56 शहरों को
शामिल किया गया है। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे कौन सा था? कोयम्बटूर दूसरे नंबर पे था और चंडीगढ़ आपका तीसरे नंबर पे था। तो नीति आयोग द्वारा, और ये पहली बार जारी हुआ है एसडीजी शहरी सूचकांक। इसमें पहले नंबर पे शिमला, दूसरे नंबर पे कोयम्बटूर और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ रहा है। और एसडीजी जो सूचकांक जारी हुआ उसमें राज्य के बारे में यदि पूछता है तो राज्य के बारे में केरल जो है पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, यदि एसडीजी सूचकांक एक और दूसरी सूचकांक है जो जारी हो गई है जिसमें केरल पहले स्थान पे रहा है। लेकिन यदि शहरों की बात करता है और पहली बार पूछता है तो उसमें शिमला पहले स्थान पे, कोयम्बटूर दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो यानी जो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जो ऐप जारी किया गया है उसका नाम है मनस। कौन सा किया गया है? मनस। मनस मनस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। यानी जो भारतीय जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके द्वारा जो ऐप जारी किया गया है वो ऐप है मनस। ठीक है, आगे बारे में ये प्राण होता है, प्राण ये सब का डिफिनीशन दिया है। प्राण का होता है पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी, और एक है सेहत सोशल इंडेव्योर ऑफ हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, और चौथा है अमृत। अमृत के बारे में सबको जानते हैं, अटल मिशन फॉर द रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ऐप जारी कर किया गया है ये मनस किया गया है। और सेहत के तहत जो है जम्मू कश्मीर पहला ऐसा स्टेट बना है। सेहत के तहत क्या है? जम्मू कश्मीर जो पहला ऐसा स्टेट बना है, मतलब सबसे पहले जो है सेहत की तरह उसको लाभ प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वैक्सीन ठीक है, वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। जो पहला राज्य है वो बन गया है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो होता है पहला राज्य बना है। यदि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला कौन सा है जिसने 100% लोगों को, यानी जो 18+ हैं, 18+ जो लोग हैं इनको पूरी तरह वैक्सीन देने वाला कौन सा राज्य बना है? वो राज्य बना है लद्दाख। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछता है तो लद्दाख बना है। लेकिन यदि राज्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है। यदि शहर की बात करता है तो भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर पहला शहर बन गया है। और यदि गांव की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर का गांव है। जम्मू कश्मीर का एक गांव है वेगान गांव है, ये जो है बन गया है पहला गांव। तो यानी जैसे पहले शहर के बारे में पूछता है तो पहला शहर कौन सा है पहला डोज पाने वाला? वो 18+ जो दोनों डोज दिया जा चुके हैं वो भुवनेश्वर है। यदि राज्य के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, यदि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और यदि गांव के बारे में करता है तो ये जम्मू कश्मीर का वेगान गांव है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी 2021 की भारत के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यानी जो फॉर्चून इंडिया द्वारा जो सबसे शक्तिशाली महिलाओं का वो सूची जारी किया गया उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। और जहाँ तक बात कर ले कि जैसे किरण मजूमदार शाह हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और फाल्गुनी नायर, ये वही 4 महिलाएं हैं जिनको फोर्स द्वारा, यानी अगले क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इनको फोर्स द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, यानी फोर्स द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में जो शामिल किया गया उनमें ये 4 महिलाएं हैं। ये निर्मला सीतारमण जिनको 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में इस बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो जो फोर्ब्स द्वारा है 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाओं को ऊपर हमने डिस्कस किया, तो कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? तो उसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो जो और बाकी जो है कौन कौन सी हैं आगे हम लोग इस क्वेश्चन में डिटेल कर लेते हैं। ये जो है बाकी और कौन कौन सी है, रोशनी नादर। तो रोशनी नादर जो है ये हमको मालूम है कि निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान 37वां
रोशनी नादर को कितना मिला है? 52वें स्थान पे है ये। फाल्गुनी नायर को मिला है 88वें स्थान पे, इनको शामिल किया गया है। और किरण मजूमदार शाह, इनको मिला है 72वां रैंक, यानी 37 नंबर पे निर्मला सीतारमण है। रोशनी नादर को 52वां स्थान मिला है, किरण मजूमदार शाह को 72वां स्थान मिला है, और फाल्गुनी नायर को 88वां स्थान मिला है। किसमें? फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। ठीक है। और यदि प्रथम स्थान की बात करें फॉर्च्यून इंडिया द्वारा, तो वो किसको मिला है? निर्मला सीतारमण। यानी निर्मला सीतारमण आपकी जो है वो विश्व में भी पहले स्थान में भी हैं, और भारत में तो रहेंगी। जब वो विश्व में है तो भारत में रहेंगी, तो लेकिन विश्व में इनको भारत में पहला और विश्व में 37वां स्थान मिला है महिलाओं की सूची में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं व्यवसाय के क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत के किस शहर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो यानी ये जो ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यानी ग्वालियर में जो होता है कृषि के क्षेत्र में, कृषि और व्यवसाय के क्षेत्र में ड्रोन की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया था, और ये किया गया था ग्वालियर एमपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो हाल ही में जो 4.5 दिन, यानी 4.5 दिन का मतलब 4/1/2 डेज, यानी 4 दिन और 1 दिन आधे दिन जो है, ये जारी करने वाला कौन सा देश बना है? ये बना है यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ये जो है आपका पहला देश बना है विश्व का जो कि 4.5 दिन, यानी यहाँ पे जो कामकाज कहीं 5 दिन होते हैं, कहीं कभी 6 दिन होते हैं, इंडिया में भी है कहीं 6 दिन है, कहीं 5 दिन है, लेकिन ये पहला देश बना है जो कि जहाँ पे कार्य जो होगा, कार्यालय में जो काम जो होगा वो 4.5 दिन ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कौन से राज्य में सामने आया है? तो यानी जो भारत में ओमिक्रॉन जो कि एक वायरस है, यानी वायरस का एक वेरिएंट है, और ये जो पहला मामला भारत में आया है, ये आया है आपके कर्नाटका में। ये जो कर्नाटका में है, ये भारत के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला आया है। यदि हम लोग 2020 की बात कर लें तो सबसे पहले जो है केरला में कोरोना वायरस देखा गया था। ठीक है, और पहली जो मौत हुई थी वो कर्नाटका में हुई थी। पहली मौत जो है कर्नाटका में हुई थी, जब पहली लहर में कितना आया था? पहली जो ये केरला में मिला था, और मौत जो हुई थी ये कर्नाटका में हुई थी। ठीक है, अभी हाल ही में जो ओमिक्रॉन से मौत हुई है ये राजस्थान में हुई है। ओमिक्रॉन से जो मौत हुई है वो राजस्थान में हुई है, और ये जो पहला मामला जो मिला था ओमिक्रॉन का वो मिला है दक्षिण अफ्रीका में, और जो पहली मौत हुई है इंग्लैंड में। ठीक है, ये पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और पहली मौत जो हुई है वो इंग्लैंड ब्रिटेन में हुई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यानी जो भोपाल में यानी ये भोपाल का दूसरा स्टेशन है, यानी भोपाल में ही स्थित है, और इस जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम है इसको बदलकर इसका नाम कर दिया गया क्या? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये भोपाल में ही स्थित है। ठीक है, भोपाल शहर में ही स्थित है, और इसका नाम जो है पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा प्रदान किया है? यानी ये जो एक तितली है इसको किस राज्य ने कैसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है? यानी जो राजकीय तितली का दर्जा प्रदान किया है वो किया है आपको अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कैसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा प्रदान किया गया। जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी को हम लोग कोई दर्जा प्रदान करते हैं, उसी तरह ये अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने राजकीय तितली को दर्जा दिया है, और ये कौन सा है? कैसर-ए-हिंद। यानी कैसर-ए-हिंद नामक जो
तितली है, इसको इसने राजकीय तितली का दर्जा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? यानी योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, वो किया गया है भुवनेश्वर में। यानी जो भारत का पहले राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया वो भुवनेश्वर में। लेकिन यदि पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? योग महोत्सव कब कहाँ हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव वो ऋषिकेश में। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है वो कहाँ हुआ था? ऋषिकेश में। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में हुआ था, लेकिन जो राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप है इसका आयोजन भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी में भुवनेश्वर में किया गया है। और ये 1 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया था ऋषिकेश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? यानी भारतीय रेलवे द्वारा जो राज्य के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है वो उसका निर्माण किया जा रहा है आपको मणिपुर में। यानी जो मणिपुर में है, भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। और ये यूरोप के मोंटेनेग्रो, यानी जो यूरोप के मोंटेनेग्रो शहर है, मोंटेनेग्रो शहर के माला रिजेका पुल है, जो माला रिजेका पुल है जिसकी ऊंचाई 139 किलोमीटर। यानी भारतीय रेलवे द्वारा जो हाल ही में किया जा रहा है वो किया जा रहा है मणिपुर में। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था 139 मीटर का था, जो कि माला रिजेका पुल है मोंटेनेग्रो में, वहाँ था। और ये जो 141 मीटर की अभी बनाई जा रही है, जो कि वर्तमान जो सबसे ऊंचे पुल था उससे 2 मीटर ऊपर है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिले एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने एक जिले एक उत्पाद का योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया है कंगना रनौत को। और बात कर लेते हैं हम लोग पंकज त्रिपाठी को गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये फिनो बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? तो पंकज त्रिपाठी जो हैं इसके फिनो बैंक के, और गोधेनु गोल्ड के भी पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, चलिए। और ये मालूम ही है कि विद्या बालन एक एक्ट्रेस है और सुरेश रैना पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो जो हाल ही में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। तो यानी अब यदि नाम बदल जाता है तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये अब किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और बहुत से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के लिए किसे शुभांकर के रूप में चुना है? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार नमामि गंगे परियोजना के लिए किसे अपने शुभांकर के रूप में मालूम है कि शुभांकर के रूप में चुना है, वो किसे? मोटू पतलू, शिवा, कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को, अली बाबा को। तो इसमें से किसे चुना है? तो चुना है वो किसे? कॉमिक कैरेक्टर, यानी जो कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं चाचा चौधरी, जो कि पहले काफ़ी फेमस थे, चाचा चौधरी और साबू। तो ये जो चाचा चौधरी हैं इनको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए शुभांकर के रूप में चुना गया है। यदि बात करते हैं रेलवे का शुभांकर कौन है, तो ये है भोलू गार्ड। उसी तरीके से बहुत से शुभांकर हैं। तो चलिए, तो मतलब नमामि गंगे परियोजना के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है चाचा चौधरी को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन, यानी जो देश के पहले देश के स्थापित किया जा रहा है और ये देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया था? वो किया गया है जयपुर, राजस्थान में। यानी जयपुर के राजस्थान में पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच से मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो बना है वो बना है गोवा। यानी जो गोवा राज्य है वो हाल ही में प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने वाला और प्रत्येक घर को खुले से शौच मुक्त करने वाला पहला राज्य बना है। और गोवा पहला ऐसा राज्य बना है जो कि मुफ्त में पानी उपलब्ध भी कराएगा। यानी जो गोवा एक ऐसा पहला राज्य बना है जो कि मुफ्त में लोगों को पानी उपलब्ध देने वाला पहला राज्य बनेगा। यानी ये अब यहाँ पे सभी को मुफ्त में पानी मिलेगा, पानी के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये ऐसा पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो वो घोषित किया है लद्दाख ने। यानी लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसने हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। और यदि बात करें तो इसने एक काली गर्दन वाली क्या है? क्रेन है। गर्दन वाली क्रेन जो है उसको इसने अपना राजकीय राज्य पक्षी घोषित किया है। यानी जो क्रेन है, ये जो काली गर्दन वाली क्रेन है, इसको लद्दाख ने क्या किया है? पक्षी घोषित किया है, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। लद्दाख ने क्या हुआ? पक्षी घोषित किया है किसे? काली गर्दन वाली क्रेन को। और जो राजकीय पशु जो इसे घोषित किया है वो हिम तेंदुए को किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पाक की खाड़ी में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? यानी जो पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग रिजर्व सर्वेक्षण स्थापित करने की घोषणा की है वो की है तमिलनाडु सरकार ने। यानी जो तमिलनाडु की सरकार है ये पाक की खाड़ी में, यानी जो कि वहाँ के समुद्र में मिलता है, पाक की खाड़ी है बगल में, और वहाँ पे इसने डुगोंग संरक्षण रिजर्व। और ये डुगोंग क्या होते हैं? तो डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। यानी ये वहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या? डुगोंग जो कि एक समुद्री गाय है। ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो किसने घोषित किया है? पहला जो स्थापित कर रहा है डुगोंग संरक्षण रिजर्व वो कर रहा है कौन सा? तमिलनाडु सरकार, यानी तमिलनाडु राज्य सरकार कर रही है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है? यानी जो पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे किसी शैक्षणिक संस्थान में जैविक अपशिष्ट मतलब जो कचड़े निकलते हैं खेतों से, उससे बने ईंटों से, यानी उससे बने जो ईंट हैं, जैविक ईंट हैं, उससे उस संस्थान में एक भवन का निर्माण हुआ है। तो वो भवन का निर्माण हुआ है IIT हैदराबाद में। यानी IIT जो हैदराबाद है यहाँ पे एक भवन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें ये जैविक ईंट जो है वो उसका उपयोग करके ये भवन बनाया गया है। यानी IIT हैदराबाद ऐसा पहला इंस्टीट्यूट हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गया जहाँ पे कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंटों से भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस शहर में पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये जो भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे पॉड टैक्सी चलेगी वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश। यानी जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। ठीक है, और
इसमें एक और है सूरत। सूरत के बारे में एक हाल ही में ये था कि यहाँ पे अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल, यानी भारत में डिजिटल जो केंद्र है वहाँ वो अमेज़न ने कहाँ खोला है? सूरत में खोला है। यानी जो सूरत है, सूरत में डिजिटल केंद्र खोला है किसने? अमेज़न ने। अमेज़न जो है वो अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला है? सूरत में। ठीक है दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। थैंक यू।